प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राजवीर एजू हब पर हार्दिक स्वागत है। टुगेदर, एक साथ मिलकर उड़ना। प्यारे बच्चों, इस पाठ के पहले भाग में हमने फ्लाइंग टुगेदर के वर्ड मीनिंग्स और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन कंप्लीट किया। आज इस सेकंड वीडियो में हम फ्लाइंग किंग के प्री रीडिंग, क्वेश्चन आंसर व अन्य सभी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। मुझे आशा व पूर्ण विश्वास है कि आप सभी को ये जो वीडियो हैं बहुत पसंद आ रहे हैं और आपके और बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। चलिए हम आगे चलते। फ्लाइंग टुगेदर, एक साथ मिलकर उड़ना। प्री रीडिंग पार्ट से पहले, डू यू ऑलवेज ओबे योर एल्डर्स? क्या आप अपने से बड़ों का कहना मानते हैं? यस, हाँ। आई ऑलवेज ओबे माई एल्डर्स। मैं हमेशा अपने से बड़ों का कहना मानता हूँ। When you don't obey your elders, how do they feel? जब आप कभी अपने से बड़ों का कहना नहीं मानते हैं तो उन्हें कैसा महसूस होता है? They feel bad, उन्हें बुरा लगता है। बच्चों, यदि हम अपने से बड़ों का कहना नहीं मानेंगे तो अपने से बड़ों को बुरा ही लगेगा। How much time do you spend with your grandparents? आप अपने दादा दादी के साथ कितना समय व्यतीत करते हो? What do you do? तुम क्या करते हो? When you are with them, जब तुम उनके साथ होते हो। प्यारे बच्चों, आप अपने दादा दादी के साथ कितना समय व्यतीत करते हो और जब आप उनके साथ होते हो तो आप क्या करते हैं? आई मोस्टली स्पेंड टाइम आफ्टर स्कूल विद माई ग्रैंड पेरेंट्स। स्कूल टाइम के बाद अधिकतर समय अपने दादा दादी के साथ व्यतीत करता हूँ। आई गो फॉर वॉक, मैं सैर के लिए जाता हूँ। लिसनिंग स्टोरीज, कहानियां सुनता हूँ। एंड प्लेइंग इंडोर गेम्स विद देम, और उनके साथ में घर पर खेले जाने वाले खेल खेलता हूँ। क्वेश्चन आंसर, वेयर डिड द गीज लिव? जो जंगली हंस थे वो कहाँ रहते थे? द गीज लिव्ड इन ए टॉल लीफी ट्री डीप इन ए फॉरेस्ट। जंगली हंस एक गहरे जंगल में एक ऊंचे पत्तेदार पेड़ पर रहते थे। व्हाट एडवाइस डिड द ओल्ड बर्ड गिव टू अदर बर्ड्स? बूढ़े पक्षी ने दूसरे पक्षियों को क्या सलाह दी? ही एडवाइज द अदर बर्ड्स टू डिस्ट्रॉय द यंग क्रीपर। उसने दूसरे पक्षियों को सलाह दी टू डिस्ट्रॉय द यंग क्रीपर, जो छोटी बेल थी उसको नष्ट करने की सलाह उसने दी। वाई डिड द ओल्ड बर्ड एडवाइज द अदर बर्ड्स टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर? वाई डिड द ओल्ड बर्ड एडवाइज द अदर बर्ड्स? बूढ़े पक्षी ने दूसरे पक्षियों को क्यों सलाह दी थी? किसकी? टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर, उस बेल को नष्ट करने की क्यों सलाह दी थी भाई उसको? द ओल्ड बर्ड एडवाइज द अदर बर्ड्स। बूढ़े पक्षी ने दूसरे पक्षियों को सलाह दी टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर, उस बेल को नष्ट करने की, बिकॉज, क्योंकि, when it would become thick and strong, जब यह मोटी और मजबूत हो जाएगी, anyone could climb up the tree, कोई भी पेड़ पर चढ़ सकता है, with itself, इसकी सहायता से। अर्थात बूढ़े पक्षी ने दूसरे पक्षियों को उस बेल को नष्ट करने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि जब वो बेल मोटी और मजबूत हो जाएगी तो कोई भी पेड़ के ऊपर चढ़ सकता है। What did the hunter do to trap the geese? शिकारी ने उन पक्षियों को जाल में फंसाने के लिए क्या किया? He got to the top of the tree, वह पेड़ के शिखर पर गया, and spread his net there, और वहां पर उसने अपना जाल फैला दिया ताकि वो पक्षी जो उस जाल में फंस जाएं। Why did the geese cry help help? तो जंगली हंस क्यों चिल्ला रहे थे बचाओ बचाओ? They cried because they were trapped, वो इसलिए चिल्ला रहे थे क्योंकि वो जाल में फंस चुके थे। Why did the geese pretend to be dead? जंगली हंसों ने मरने का बहाना या मरने का ढोंग क्यों किया? The geese pretended to be dead, हंसों ने मरने का ढोंग किया, because, क्योंकि the old wise bird had asked them to do so, जो बूढ़ा बुद्धिमान पक्षी था ना, उसने उनको ऐसा करने के लिए कहा था। For their liberty, उनकी आजादी के लिए, ताकि वह उनको आजाद करा सके और उनकी जान बचा सके, इसलिए बूढ़े पक्षी ने उनको ऐसा कहा कि जब जब शिकारी आता है तो आप सभी ने मरने का ढोंग करना है। रीड द फॉलोइंग, निम्नलिखित को पढ़ो। दिस ट्री वाज द होम ऑफ ए फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज, यह जो पेड़ था वह जंगली हंसों का घर था। इन दिस सेंटेंसेज ए फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज इज ए कलेक्टिव नाउन, यहाँ पर जो है इस वाक्य में जो हंसों का झुंड है या हंसों का समूह है वो कलेक्टिव नाउन अर्थात समूहवाचक संज्ञा। जैसे हमने पढ़ा किसी नाम, किसी स्थान, किसी वस्तु या किसी भाव को
हम संज्ञा कहते हैं। तो कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा नाउन का एक प्रकार है जिसमें हम किसी एक व्यक्ति या एक प्रकार के प्राणी की बात न करके हम उसके समूह की बात करते हैं, तो उसे हम समूहवाचक या कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट कलेक्टिव नाउन फ्रॉम द बॉक्स। प्यारे बच्चों, नीचे जो आपको वर्ड दिखाई दे रहे रेड कलर में, इनकी सहायता से हमने इन वाक्यों को पूरा करना है जो नीचे दिए गए हैं। जैसे कि जो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स में जो आना चाहिए था वो रेड कलर में है, बाकी हमारा ग्रीन कलर में। द टीम ऑफ प्लेयर्स इज ट्राइंग हार्ड टू विन द गेम। प्यारे बच्चों, हम प्लेयर जो होते हैं, जब प्लेयर एक प्लेयर ना होकर के ज्यादा खिलाड़ी होते हैं तो हम उनको टीम बोलते हैं। जो खिलाड़ियों की जो टीम थी वो मैच को जीतने का बरकस प्रयास कर रही थी। एक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, हम यहाँ पर आखिरी संडे को बच्चों एक समूह पिकनिक पर गया। ए बंच ऑफ फ्लावर्स लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। ए बंच ऑफ फ्लावर्स, फूलों का गुच्छा, लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर लगता है, बहुत सुंदर दिखता है। तो यहाँ पर बंच क्या है, बंच ऑफ फ्लावर्स क्या है, कलेक्टिव नाउन है। ए क्राउड ऑफ पीपल फॉलोड द हीरो। लोगों की जो भीड़ है वो नायक के पीछे पीछे चलती है, नायक को फॉलो करती है। यानी क्राउड ऑफ पीपल, लोगों के, बहुत से लोगों का एक जगह इकट्ठा होना, हम उसको क्या कहेंगे, क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की भीड़। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स मार्च्ड ऑन द राजपथ ऑन द रिपब्लिक डे। सोल्जर्स की, सैनिकों की टुकड़ी ने गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर मार्च किया, यानी कि परेड की। ए हर्ड ऑफ बफलोज वाज सीन इन द पॉन्ड। भैंसों का झुंड तालाब में देखा गया। यानी कि हम यहाँ पर भैंसों का जो समूह है, पशुओं का जो समूह है, उसको हम क्या बोलेंगे, हर्ड, HERD, हर्ड ऑफ बफलोज। ए स्वार्म ऑफ बीज हैज मेड ए हाइव इन द ट्री। जो मधुमक्खियों का जो झुंड है उसने पेड़ पर एक छत्ता बनाया हुआ है। ए पैक ऑफ बुक्स इज लेइंग ऑन द टेबल। पुस्तकों का एक पैक टेबल पर रखा है या पड़ा है। यानी बुक्स, अगर एक से दो या दो से ज्यादा या कुछ बुक्स हैं तो हम उनको पैक बोल लेंगे, पैक ऑफ बुक्स। द वुड कटर आस्क्ड हिज सन टू ब्रिंग ए बंडल ऑफ स्टिक्स। जो लकड़हारा है या फिर लकड़ी काटने वाला है, उसने अपने बेटे को क्या लाने को कहा, ब्रिंग ए बंडल ऑफ स्टिक्स, लकड़ियों का गट्ठर। ए कॉलोनी ऑफ आंट्स इज द प्लेस वेयर आंट्स लिव। बच्चों, हम यहाँ पर जो चींटियां होती हैं और जहां पर बहुत सी चींटियां रहती है एक साथ, तो हम उसको बोलते हैं कॉलोनी। एक कॉलोनी ऑफ आंट्स इज द प्लेस वेयर आंट्स लिव। कॉलोनी हम किसको बुलाते हैं, जहां पर चींटियां रहती हैं। राइट न्यू वर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स। जो नीचे दिए गए हैं इनमें से हमने नए शब्द लिखने हैं बाय रिमूविंग द फर्स्ट लेटर इन ईच केस। यानी कि जैसे बच्चों हमारे यहाँ 3 लाइन्स दिखाई दे रही हैं। पहली लाइन ये है, जैसे स्मॉल, SMALL, स्मॉल। तो इसने कहा कि एक जो पहला लेटर है उसको हम हटा देंगे और उससे नया वर्ड बनेगा। जैसे हमने स्मॉल में SMALL था तो यहाँ पर MALL, मॉल। और इस लाइन में हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमने इस M को हटा दिया, ALL, ऑल। तो इस प्रकार से हम इनका पहला लेटर हटा करके सेकंड वर्ड बनाएंगे और सेकंड वर्ड का जो पहला लेटर हटा करके हम थर्ड वर्ड बनाएंगे। राइस, मूल्य, राइस, चावल, आइस, बर्फ। स्टेबल, स्थिर। टेबल, मेज। एबल, योग्य। स्टोन, पत्थर। टोन, जैसे लो टोन, हाई टोन। वन, एक। ब्लिंक, झपकना। लिंक, किसी भी चीज का लिंक देते, जैसे हम भाई इस लिंक से आप इस पाठ को पढ़ सकते हैं। इंक, स्याही। चेयर, कुर्सी। हेयर, बाल। एयर, हवा। स्ट्रेन, ट्रेन, रेन। तो जैसे हमने क्या देखा, यहाँ पर हम इस लाइन में का जो पहला लेटर था उसको हमने हटा दिया और नया वर्ड बन गया हमारा। और इस लाइन में से हमने पहले लेटर को हटा दिया तो हमारा नया मीनिंगफुल वर्ड्स हमारे सामने आ रहा है। जैसे चीट, हमने यहाँ पर सी नहीं लिखा, HEAT, हीट, और ईट, EAT, ईट। पिक आउट वर्ड्स फ्रॉम द लेसन विच आर अपोजिट इन मीनिंग टू द फॉलोइंग वर्ड्स एंड राइट देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड। यानी कि हमने क्या करना है, जो इस पाठ में शब्द दिए गए हैं उनके अपोजिट यानी कि विपरीत शब्द लिखने हैं जो खालिस्तान यहाँ पर दिया गया है। जैसे डोमेस्टिक, घरेलू, वाइल्ड, जंगली।
जैसे पढ़ते ना बच्चों, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। अलाइव जिंदा, डेड मरा हुआ, स्ट्रोंग मजबूत, वीक कमजोर, रिमेंबर याद रखना, फॉरगेट भूल जाना, सेव बचाना, डिस्ट्रॉय नष्ट करना, बॉटम तली या तलहटी, टॉप शिखर, अर्लियर पहले, लेटर बाद में, फ्रंट सामने, बैक पीछे, थिक मोटा, थिन पतला, स्लोली आराम से, स्विफ्टली तेजी से। तो ये सब हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पर ये जो वर्ड दिए गए थे इनके हमने अपोजिट वर्ड यानी कि विपरीत शब्द पढ़े। रीड द फॉलोइंग, निम्नलिखित को पढ़ो। इन द इवनिंग शाम को, द गिज रिटर्न होम, जो अंश थे वो वापिस घर आए। दे डिड नॉट नोटिस द नेट, उन्होंने उस जाल को नहीं देखा। कौन सा जाल बच्चों, जो शिकारी ने पेड़ के ऊपर बिछाया हुआ था। एज दे फ्लू इन टू द ट्री, वो जैसे ही पेड़ के अंदर उड़े, दे वर ट्रैप्ड, और वो जाल में फंस गई। इन दीज सेंटेंसेस, इन वाक्यों में, द वर्ड इन बोल्ड, जैसे एक ये बोल्ड है और एक ये है, आर प्रेपोजिशन। ये सब क्या है, प्रेपोजिशन है। हेयर इन इज द प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, यहाँ पर इन द इवनिंग ये क्या बता रहा है, शाम को। तो इन क्या है, यहाँ पर समय का प्रेपोजिशन है। एंड इन टू द प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, और जो इन टू है, जैसे वो पेड़ पर उड़े, वो कहाँ उड़े, पेड़ पर, तो वो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है, यानी कि उस स्थान को दर्शाता है। प्रेपोजिशन का अर्थ है वे शब्द जो किसी नाउन, प्रोनाउन या फ्रेज का उसी वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित करते हैं, वो प्रेपोजिशन कहलाते हैं। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम एंड प्लेस। अब प्रेपोजिशन ऑफ टाइम क्या है, एट 5 o'clock, एट नून, इन जुलाई, यानी कि एट 5 o'clock, नून दोपहर को, और जुलाई महीने को। इस तरीके से इसको हमने, जो ये है समय को दर्शा रहा है, अभी कब की बात है, ये किस समय। इधर देखेंगे प्लेस की जगह, एट द कॉर्नर, कॉर्नर क्या होता है बच्चों, कोई जगह होती है। एट बस स्टैंड, वो भी जगह है। इन करनाल, करनाल क्या हमारा हरियाणा का एक सुंदर सिटी है, तो वो सब ये क्या दिखा रहे हैं, किसी स्थान को दिखा रही हैं। इन द मॉर्निंग, सुबह में। ऑन संडे, रविवार के दिन। ऑन दिवाली, दिवाली के दिन या दिवाली पे के अवसर पे। और यहाँ पर इन द गार्डन, जैसे गार्डन क्या है, स्थान है। ऑन द वॉल, दीवार पर, वो भी स्थान है। ऑन ए पेज, वो भी एक स्थान है। तो इसलिए यहाँ समय और स्थान से संबंधित प्रेपोजिशन को सीखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रेपोजिशन ऑफ टाइम एंड प्लेस। अब यहाँ पर कहा है कि यहाँ पर हमने समय और स्थान के जो प्रेपोजिशन है उनको उपयुक्त प्रेपोजिशन भर के खाली स्थान को पूरा करना है। जैसे यहाँ दिया ऑन, इन, एट, ऑन, इन, एट, इन, ऑन, एट, इन टू एंड ऑन। इनमें से हमने भरना है। इन सभी प्रेपोजिशन को हमने इन फिल इन द ब्लैंक्स में कवर करना है, जो कि हमने कर रखा है। अब आप समझिए। माई बर्थडे फॉल्स ऑन June 10। प्यारे बच्चों, जैसे हमने समय के लिए समय का जो प्रेपोजिशन था देखा था, महीने से पहले इन आ रहा था, लेकिन यहाँ पर जून के साथ में उसकी तारीख दे दी 10, यानी 10th of June। तो यहाँ पर हम ऑन का प्रयोग करेंगे, जैसे कि हम ऑन संडे, ऑन मंडे। क्रिसमस ऑलवेज कम्स इन दिसंबर, जैसे कि यहाँ पर दिसंबर से पहले इन आया है, यहाँ पर ये दिसंबर महीने की बात हो रही है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो उसका बर्थडे की बात हो रही थी वो 10 जून को दिखा रहा है, तो हम इसको 10 तारीख मानेंगे, ना कि महीना। यहाँ जून की 10 तारीख है। लुक एट द पिक्चर ऑन पेज 2। लुक एट द पिक्चर, तस्वीर पर देखो। कहाँ पर, ऑन पेज 2, जो कि पेज नंबर 2 पे दी गई है। वी डोंट गो स्कूल ऑन संडे, जैसा कि मैंने प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में बताया था कि संडे से पहले, संडे, मंडे, ट्यूसडे से पहले ऑन लगता है, तो ऑन संडे। माई अंकल लिव्स इन दिल्ली, दिल्ली से पहले क्या आएगा, इन। आवर स्कूल स्टार्ट्स एट, अब हमने देखा कि समय से पहले एट लग रहा था, एट 8:30 AM एंड क्लोज्ड एट 2:30 PM। हमारा स्कूल 8:30 बजे खुलता है और 2:30 बजे बंद होता है। वी प्ले कैरम इन द इवनिंग, समय को दर्शा रहा है, तो इन आया है, शाम के समय में हम कैरम खेलते हैं। देयर वॉज ए बिग क्राउड, वहां बहुत भीड़ थी। कहाँ, ऑन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म के ऊपर, एट द रेलवे स्टेशन। जो यहाँ पर एट आया रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन एक बड़ी जगह है और जो भीड़ होती है वो प्लेटफॉर्म पर होती है।
जब गाड़ी आती है तो हम प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर उसका वेट करते हैं। तो भीड़ कहाँ थी? प्लेटफॉर्म के ऊपर। और वो प्लेटफॉर्म कहाँ है? रेलवे स्टेशन पे। तो इसलिए यहाँ पर ऑन और यहाँ एट। आई टुक ऑफ माई क्लोथ्स, मैंने मेरे कपड़े उतारे, एंड जम्प्ड इनटू द पौंड। पौंड स्थान है बेटे। अब यहाँ पर इनटू, यहाँ पर मोशन में कोई गतिशील काम होता है तब उसको हम इनटू का प्रयोग करते हैं, अदरवाइज हम इनका प्रयोग करते हैं। तो जैसे ही उसने कपड़े उतारे और वो तालाब में कूद गया तो यहाँ पर इनटू का प्रयोग हुआ। हैंग दिस पिक्चर ऑन द फ्रंट वॉल, इस तस्वीर को सामने की दीवार पर टांग दो। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे दिए गए वाक्यों को देखो। द स्टेटमेंट गिवन इन इन्वर्टेड कॉमास आर द वर्ड्स स्पोकन बाय समवन, यानी कि जो इस दो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है वो किसी व्यक्ति द्वारा बोले गए शब्द हैं। जैसे डू यू सी दैट क्रीपर, ही सेड टू देम, उसने क्या कहा? क्या तुम उस बेल को देख रहे हो? क्या तुम्हें वो बेल दिखती है? वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट, हम इसे क्यों नष्ट करें? आस्क द गीज इन सरप्राइज, दूसरे अंशों ने क्या कहा था कि हम इसको क्यों नष्ट करें? तो दूसरे अंशों ने जो शब्द कहे थे वो इन इन्वर्टेड कॉमा में आ गए हमारे। डोंट मेक ए फस नाउ, अब तुम उपद्रव मत करो। सेड द वाइज ओल्ड बर्ड, जैसे उस बूढ़े बुद्धिमान पक्षी ने उनको कहा था ना जाल में फंसने के बाद कि अब उपद्रव मत करो, तो जो उसने कहा था वो शब्द यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा के अंदर ले लिए गए हैं। पुट इन्वर्टेड कोमाज, इन्वर्टेड कोमा लगाइए, एंड कोमाज और कोमा भी, इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो, जो सेंटेंसेस नीचे दिए गए हैं, एंड रीराइट द सेंटेंसेस इन योर नोटबुक, और वो सब आपने अपनी बुक में लिखने हैं। अब जैसे यहाँ पर जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, वो सिंपल सेंटेंसेस हैं, और जो ग्रीन में है उसमें हमने इन्वर्टेड कोमा लगा रखा है। द टीचर सेड ओपन योर बुक, अध्यापक ने कहा, क्या कहा? ओपन योर बुक, अपनी किताब खोलो। द टीचर सेड कोमा, इन्वर्टेड कोमा शुरू, ओपन योर बुक, और इन्वर्टेड कोमा क्लोज, अपनी जो सर ने कहा वो चीज यहां पर आ गई, ओपन योर बुक। द डॉक्टर सेड टू मी, डॉक्टर ने मुझसे कहा, टेक ए ग्लास ऑफ मिल्क डेली, हर रोज यानी प्रतिदिन एक गिलास दूध पीना है। तो जो डॉक्टर ने कहा है उस बात को हम इन्वर्टेड कोमा में लेंगे। द डॉक्टर सेड टू मी, डॉक्टर ने मुझसे कहा, कोमा, इन्वर्टेड कोमा शुरू, टेक ए ग्लास ऑफ मिल्क डेली, हर रोज एक गिलास दूध पीना है। लेट अस मेक सलाद सेड दिनेश टू हिज फ्रेंड, आओ हम सलाद बनाते हैं, सलाद काटते हैं। किसने कहा? दिनेश ने कहा। किसको? उसके फ्रेंड को। तो यहां पर क्या आएगा? लेट अस मेक सलाद, क्या बनाने की बात हो रही थी यहां पर? सलाद की। सेड दिनेश टू हिज फ्रेंड, दिनेश ने उसको मित्र से कहा कि आओ हम सलाद काटते हैं, सलाद बनाते हैं। तो उसने इन्वर्टेड कोमा में हमने ये शब्द ले लिए। माई फादर सेड, मेरे पिताजी ने कहा, यू मस्ट थिंक बिफोर यू स्पीक, मेरे पिताजी ने कहा कि मुझे बोलने से पहले सोच लेना चाहिए। और प्यारे बच्चों, ये सभी के लिए बहुत अच्छी बात होगी। यदि हम बोलने से पहले सोचने लग जाएंगे तो हमारे बहुत से झगड़े खत्म हो जाएंगे। माई फादर सेड, मेरे पिताजी ने कहा। अब जो कहा था ना वो बात इसमें आएगी। यू मस्ट थिंक, तुम्हें सोचना चाहिए, बिफोर यू स्पीक, तुम्हें बोलने से पहले सोचना चाहिए। ये सब क्या आ गया इसमें? इन्वर्टेड कोमा में आ गई। डोंट प्ले इन द सन सेड माई मदर, मेरी मम्मी ने कहा कि सूर्य की धूप में मत खेलो या धूप में मत खेलो। तो जो कहा था वो यहाँ इन्वर्टेड कोमा में लेना। डोंट प्ले इन द सन, धूप में मत खेलो, सेड माई मदर, मेरी मम्मी ने कहा। माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे मित्र ने मुझसे कहा, लेट्स गो फॉर ए वॉक, तो हम सैर पर चलें। तो मित्र ने जो कहा वो हमने इन्वर्टेड कोमा में लेना है। माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे मित्र ने मुझसे कहा, लेट्स गो फॉर ए वॉक, अब हम सैर पर चले। प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर सेड माई ब्रदर, मेरे भाई ने कहा कि मुझे एक गिलास पानी दे दो। तो भाई ने क्या मांगा? पानी। तो पानी वाली बात को हम इन्वर्टेड कोमा में रखेंगे। प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक गिलास पानी दे दो, सेड माई ब्रदर, मेरे भाई ने कहा। डू यू लाइक टू प्ले हॉकी, क्या तुम्हें हॉकी खेलना पसंद है? आस्क्ड द टीचर, अध्यापक ने पूछा, क्या तुम्हें
हॉकी खेलना पसंद है। तो अब हम इन्वर्टेड कॉमा में क्या लेंगे बच्चों? वेरी गुड। हम डू यू लाइक टू प्ले हॉकी, क्या तुम्हें हॉकी खेलना पसंद है? इस शब्द इस वाक्य को हम इन्वर्टेड कॉमा में ले लेंगे। आस्क द टीचर, अध्यापक ने कहा कि क्या तुम्हें हॉकी खेलना पसंद है? रीअरेंज द वर्ड्स टू फॉर्म मीनिंगफुल sentences. One has been done for you. Remember that a sentence always begins with a capital letter. यानी कि जो भी अगर नया वाक्य शुरू होता है तो उसका पहला अक्षर बड़ा होता है। जैसे for what me, अब इसका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है। और जैसा कि इन्होंने हमारे को बताया कि मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाना हमने, तो वेट फॉर मी, मेरे लिए इंतजार करना भी, ठीक है। तो अब हम ये दे रखे इधर आर प्लेइंग दे फुटबॉल। अब हमने इसमें से ये देखना भी हम कौन सा मीनिंगफुल सेंटेंस इसमें से बना सकते हैं। जैसे आर, फिर हमने देखा दे प्लेइंग फुटबॉल। आर दे प्लेइंग फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेल रहे हैं? सन द ब्राइटली शाइनिंग इज। अब इसमें हमने स्ट्रक्चर के हिसाब से देखना भी कौन सा वर्ड हमने पहले लिखना है। तो सन है तो उससे पहले दा लगेगा, द सन इज शाइनिंग ब्राइटली। ट्री वाज देयर बिग ए, यानी कि आगे पीछे अब इसको हमने क्या करना है, इस तरीके से लगाना है ताकि हमारा कोई शाब्दिक अर्थ निकले। वाज देयर ए बिग ट्री, क्या वहां पर एक बड़ा पेड़ है? इज वेरी इट स्मॉल, इसका ऐसे कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है, लेकिन इट इज वेरी स्मॉल, यह बहुत छोटा है। आई कैच सेल द बॉल, सेल आई कैच द बॉल। इस तरीके से हमने क्या किया, इनका जो ये आगे पीछे दे रखे थे वर्ड, इनका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा था, हमने इनको सही तरीके से अरेंज करके इनका शाब्दिक वाक्य बना दिया। रीड द फॉलोइंग स्टोरी केयरफुली, नीचे लिखी हुई कहानी को ध्यान से पढ़ो। एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन, और जो प्रश्न दिए गए उनका हमने उत्तर देना है। ए लिटिल प्रिंसेस लिव्ड इन ए बिग पैलेस, एक छोटी राजकुमारी थी, वो एक बड़े महल में रहती थी। शी हैड ब्यूटीफुल क्लोथ्स, उसके पास बहुत सुंदर कपड़े थे। लवली टॉयज, प्यारे प्यारे खिलौने थे। एंड बेस्ट फूड, और खाने के लिए बहुत अच्छा भोजन था। इन द प्लेस शी वॉज ऑलवेज सैड, महल में वह बहुत उदास रहती थी। शी वेंट टू द फॉरेस्ट वन डे, एक दिन वह कहाँ गई? जंगल में गई, क्योंकि उसे ना महल में रहते रहते वो बोर होने लग गई थी, उदास रहती थी। तो उसने सोचा कि एक दिन वो जंगल में जाए, तो वह एक दिन जंगल में चली गई। देयर शी हियर द साउंड ऑफ द वाइंड, वहां पर उसने क्या सुना? साउंड ऑफ द वाइंड, हवा की आवाज, उसने हवा को बहते हुए सुना। देयर शी सॉ द क्लाउड पासिंग बाई, उसने वहां से गुजरते हुए बादलों को देखा। द वाइट फ्लावर्स एंड द ग्रीन ग्रास, और उसने सफेद फूलों और हरे घास को देखा। शी फाउंड दैट एवरीथिंग वाज ब्यूटीफुल, उसने देखा कि वहां जो था बहुत सुंदर था। शी लाफ्ड एंड लाफ्ड ऑन सीइंग द ब्यूटी ऑफ नेचर, वह प्रकृति की सुंदरता को देखकर हंसती चली गई। शी वॉज नॉट सैड एनी लॉन्गर, अब उसके बाद वह कभी उदास नहीं हुई। तो यहाँ पर प्रश्न है, वेयर डिड द प्रिंसेस लिव, तो यहाँ पर था हमारा द लिटिल ए लिटिल प्रिंसेस लिव्ड इन ए बिग पैलेस, तो क्या था वो? इन ए बिग पैलेस। व्हाट आर थ्री थिंग्स दैट शी हैड इन द पैलेस, उसके पास कौन सी तीन चीजें थी महल में? जैसे यहाँ था ब्यूटीफुल क्लोथ्स, लवली टॉयज एंड बेस्ट फूड, क्या था? ब्यूटीफुल क्लोथ्स, लवली टॉयज एंड वेयर डिड शी गो वन डे, एक दिन वह कहाँ गई? टू द फॉरेस्ट, वह जंगल में गई। व्हाट डिड शी सी इन द फॉरेस्ट, उसने जंगल में क्या देखा? द डार्क क्लाउड्स, द वाइट फ्लावर्स एंड ग्रीन ग्रास, उसने काले बादल, सफेद फूल और हरा घास देखा। What did she do on seeing the beauty of the nature, उसने
प्रकृति की जो सुंदरता थी उसको देखकर, उसने प्रकृति की सुंदरता को देखकर क्या किया? शी लाफ्ड एंड लाफ्ड, वह हंसी और हंसती चली गई। राइटिंग, लिखना। लुक एट द पिक्चर्स एंड डेवलप ए स्टोरी बाय यूजिंग द वर्ड गिवन इन द। मेरे बच्चों, हमने बुक में देखना है, वहां पर एक तस्वीर दी गई है और वहां पर कुछ शब्द दिए गए हैं बॉक्स में, उनकी सहायता से हमने एक कहानी को बनाना है। गिव ए स्टेबल टाइटल टू द स्टोरी, और उस कहानी को एक सुंदर सा शीर्षक भी देना है। द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द स्टोरी हैव बीन गिवन, और जो कहानी का शुरुआत और अंत है वो दिया गया है। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी। फेल इल, बीमार होना। बंडल ऑफ स्टिक्स, लकड़ियों का गट्ठर। ब्रोक, तोड़ा। डिसाइडेड नॉट टू क्वारल, ना लड़ने का फैसला किया। 4 सन्स, 4 बेटे। स्टिक्स, लकड़ियां, छड़ी। अनेबल टू ब्रेक, तोड़ने में असमर्थ। क्वारल्ड, लड़े। तो प्यारे बच्चों, ये सब देख के हमारे को एक ही कहानी याद आ रही है कि एक बूढ़ा किसान था, उसके 4 बेटे थे, वो आपस में लड़ते रहते थे। यानी कि यूनियन इज स्ट्रेंथ, इसका एक बहुत ही अच्छा शीर्षक हो सकता है। इससे ज्यादा अच्छा शीर्षक इन वर्ड्स के हिसाब से नहीं हो सकता। तो यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है। वंस देयर वॉज एन ओल्ड मैन, एक बार एक बूढ़ा आदमी था। ही हैड 4 सन्स, उसके 4 बेटे थे। द सन ऑलवेज क्वारल विद वन अनदर, वो चारों बेटे एक दूसरे के साथ हमेशा लड़ते रहते थे। द ओल्ड मैन वॉज वेरी सैड, बूढ़ा आदमी बहुत उदास था, क्योंकि बच्चों जिसके अगर 4 बेटे और वो चारों आपस में काम करने की बजाय अगर लड़ते रहेंगे तो वो बाप तो उदास होगा ही। वन डे ही फेल्ट सिक, एक दिन वह बीमार पड़ गया। ही थॉट हिज एंड वॉज नियर, अब उसने, बूढ़े व्यक्ति ने सोचा कि उसका अंत नजदीक है, यानी वो मरने वाला है। ही डिसाइडेड टू टीच हिज सन्स अ लेसन, उसने क्या सोचा कि अपने बेटों को एक सबक सिखाया जाए या एक पाठ पढ़ाया जाए। ही कॉल्ड देम टू हिज बेड साइड, उसने उनको अपने बिस्तर के नजदीक बुलाया, अपनी चारपाई अपने बेड के पास बुलाया। किसको? चारों बेटों को। ही आस्क्ड देम टू ब्रिंग अ बंडल ऑफ स्टिक्स, और उसने उनको क्या कहा? एक लकड़ियों का गट्ठर लेके आओ, गुच्छा लेके आओ भाई, लकड़ियों का गट्ठर। ही आस्क्ड देम टू ब्रेक द बंडल, और उसने उनको क्या कहा? भाई इस बंडल को। तो बूढ़े आदमी ने अपने बेटों से बंडल मंगाया लकड़ियों का, वो ले आए, और फिर उसने कहा कि इस बंडल को तोड़ दो। दे ट्राइड हार्ड बट कुड नॉट ब्रेक, उन्होंने बहुत प्रयास किया परंतु वो तोड़ नहीं सके। देन ही आस्क्ड देम टू अनटाई द बंडल एंड ब्रेक द स्टिक वन बाय वन, तब उसने क्या कहा? भाई इस जो बंडल को ना अनटाई, खोल दो, उस गट्ठर को खोल दो और एक एक करके उन लकड़ियों को तोड़ दो। ईच सन ब्रोक द स्टिक इजिली, प्रत्येक बेटे ने उन स्टिक्स को, उन लकड़ियों को आसानी से तोड़ दिया। देन ही टोल्ड हिज सन दैट इफ दे रिमेन्ड यूनाइटेड लाइक द बंडल नॉन वुड मेक देम हार्म, तब उसने बताया उनको कि यदि तुम भी इस गट्ठर की तरह, किसकी तरह? गट्ठर की तरह एक होकर रहते तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। द सन लर्न अ लेसन, बच्चों ने क्या है? सबक सीख लिया था, जो बूढ़ा सिखाना चाहता था उनको। दे डिसाइडेड नॉट टू क्वेरल, और उन्होंने फैसला किया कि अब हम नहीं लड़ेंगे, उन्होंने न लड़ने का फैसला किया। अब इसकी शिक्षा क्या मिलती है? मोरल क्या है? यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है। मेरे बच्चों, ये कहानी हमने सबने बचपन में भी सुनते आ रहे हैं बचपन से, और इस कहानी में हमारे लिए बहुत अच्छा सबक है। राइट 3-4 डूज एंड डोंट्स टू मेक योर ग्रैंड पेरेंट्स फील हैप्पी, हमें अपने दादा दादी को खुश करने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे हमने 3-3, 4-4 वाक्य लिखने हैं। हमें क्या करना चाहिए अपने ग्रैंड पेरेंट्स को खुश करने के लिए? ओबे देम ऑलवेज, हमें उनका हमेशा कहना मानना चाहिए। टॉक विद देम जेंटली, हमें उनसे प्यार से बात करनी चाहिए। विश देम एवरी डे, और हमें उनको हमेशा प्रणाम करना चाहिए या नमस्कार करना चाहिए। और डोंट्स में क्या आएगा जो हमें नहीं करना? से देम हार्ड वर्ड्स, हमें उन्हें कठिन शब्द नहीं कहने चाहिए, हमने उनको ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए जो उनको दुखी करें। मिसबिहेव विद देम, उनके साथ में हमने
बुरा व्यवहार नहीं करना है, उनके साथ में बहुत अच्छा व्यवहार करना है। और डिसओबे देम, और हमें ऐसा नहीं करना है कि हम उनका कहना ना माने, अर्थात हमें उनका कहना मानना है। प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, हमने इस पाठ में से ऑब्जेक्टिव टाइप कहो या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहो, वो कुछ क्वेश्चन निकाले हैं और हमारे को जिससे पूरे पाठ को एक बार दोहराई हो जाएगी इस तरीके से। तो चलिए हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करते हैं। चूज द बेस्ट अपोजिट वर्ड। फ्रंट मीन्स होता है सामने, इसका हमने उचित विपरीत शब्द चुनना है। तो क्या हो सकता है, जैसे हमने इसमें आंसर को ग्रीन कर रखा है, फ्रंट बैक, पीछे डेड मरा हुआ, फॉरगेट भूल जाना, टॉप शिखर, तो फ्रंट का क्या आएगा बैक। चूज द बेस्ट अपोजिट वर्ड स्लोली। स्लोली वैसे इसका स्विफ्टली कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा ऑप्शन में फास्ट दिया हुआ है, क्योंकि हमने इनमें से जो बेस्ट ऑप्शन है ना वो चुनना है। चूज द बेस्ट अपोजिट वर्ड स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, वीक कमजोर। चूज द बेस्ट अपोजिट वर्ड्स अर्लियर। विपरीत शब्द क्या हो सकता है, लेटर। अर्लियर मीन्स पहले, लेटर मीन्स बाद में। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन। जैसे यहाँ पर एट, ऑन, टू, इन, तो यहाँ पर एट सनसेट, सनसेट से पहले एट। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन सनराइज। बट जैसे मॉर्निंग से पहले इन आता है और इवनिंग से पहले इन आता है, तो यहाँ पर सनसेट और सनराइज से पहले एट आएगा। 5 o'clock। 5 o'clock जैसे हमने प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में पढ़ा था कि किसी भी जो समय दे रखा है उससे पहले हम एट लगाएंगे, एट 5 o'clock। विंटर, सर्दी से पहले, मौसम से पहले क्या आएगा बच्चों, इन। मौसम चाहे गर्मी सर्दी कुछ भी है तो उससे पहले हम इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। हाउ वुड द एल्डर्स फील व्हेन यू डोंट ओबे देम। तब हमारे बुजुर्गों को क्या लगता है, हमारे बड़ों को कैसा फील होता है जब उनका कहना नहीं मानते, तो उन्हें बुरा फील होता है भाई। अब ये माई बर्थडे है, माई बर्थडे जैसे ओकेजन था से पहले या फिर हमारे बर्थडे से पहले या संडे मंडे से पहले ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते, तो ऑन आएगा, ऑन माई बर्थडे। नून, नून से पहले प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है, नून से पहले एट आता है कि एट नून। जो भी एल्डर्स, क्या आप हमेशा अपने से बड़ों का कहना मानते हैं, यस आई डू, हाँ मैं मानता हूँ। चूज द बेस्ट आंसर, वेयर आर यू। हमने इसका है ना उपयुक्त उत्तर चुनना है, कहाँ हो तुम। जैसे होम आउट, बाहर घर से, एट होम, बिटवीन होम, होम बिलो, तो हम इसका हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या है, वेयर आर यू, एट होम, आई एम एट होम। व्हाट इज योर हॉबी, प्लेइंग क्रिकेट। व्हेन डू यू गेट अप, आप किस समय उठते हो, एट 5 AM, मैं 5 बजे उठता हूँ। जैसे विच टीवी प्रोग्राम डू यू लाइक द मोस्ट, तुम्हें सबसे ज्यादा कौन सा टीवी प्रोग्राम पसंद है भाई। अब यहाँ लिख दिया छोटा भीम, आपको जो भी अपना टीवी प्रोग्राम या सीरियल जो भी पसंद है आप उसको लिख सकते हो। व्हेन डू यू प्ले, आप किस समय खेलते हो, इन द इवनिंग, शाम से पहले क्या आ गया, इन प्रीपोजिशन आ गया। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, 10 है, मैंने 10 लिख दिया। आप इसमें आपके जितने परिवार के सदस्य हो, 4 हो, 6 हो, 5 हो, लिख सकते हो। तो देयर आर 10 मेंबर्स इन माई फैमिली। व्हेन डू यू गो फॉर शॉपिंग, आप खरीदारी के लिए किस टाइम जाते हो। आपको बाजार से जो भी सामान लेने जाना है तो किस टाइम, कब जाते हो, ऑन संडे। इट मीन संडे मंडे ट्यूसडे से पहले क्या आएगा, ऑन प्रीपोजिशन आएगा। व्हाट इज योर हॉबी, सिंग, पहले हमारा आया था जैसे प्लेइंग क्रिकेट आया था तो सिंगिंग है, प्लेइंग है, रीडिंग बुक्स है, ये सब हमारे शौक हो सकते हैं। काइंड ऑफ फूड डू यू लाइक एंड वाई, तुम्हें कौन सा भोजन पसंद है और यह क्यों है। मुझे खीर पसंद है, यह मीठी है इसलिए। व्हेन डू यू स्लीप, आप किस समय सोते हो, एट 9 PM, मैं रात को 9 बजे सोता हूँ।